Hello everyone, welcome to यूपीएससी IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर दिया था, आज हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे जो जो टॉपिक्स हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ असेंबली, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या ड्यूरेशन रहता है, एंड मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू कुछ क्वालिफिकेशन एडिशनली बताई हुई हैं, उनको हम देखेंगे। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है उसको हम डिटेल से जानेंगे। एंड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें भी कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, वो भी हम देखेंगे। एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एंड किस तरीके से जो ओथ और फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे। एंड सीट किस तरीके से वेकेंट होती है वो हम इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बताया गया है यहाँ पे कि लाइक द लोकसभा द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, यानी कि लोकसभा की तरह जो आपको देखने को मिलेगा जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो भी कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं होती, ठीक है। यानी कि इट्स नॉर्मल टर्म जो होता है 5 ईयर का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन, यानी जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट मीटिंग जो होती है बेसिकली असेंबली की, वहाँ से अगर देखने को जाए तो 5 साल तक का जो है टेन्योर देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर फ्रेश इलेक्शन करवाए जाते हैं, फिर उस हिसाब से आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बाकी जो एमएलएज वगैरह आते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज 6 ईयर्स थी अंडर इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनका जो अपना स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी सिर्फ उनका जो है 6 साल का टेन्योर था। बाकी हम देखने को मिलेंगे जो भी स्टेट्स हैं आपके उनका 5 साल का ही टेन्योर था, ठीक है। बट अब इस चीज़ को भी अब देखने को मिलेगा, ये अबॉलिश हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑपरेट्स एज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, यानी जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली के तो ऑटोमेटिकली उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हाउएवर द गवर्नर इज ऑथराइज टू डिसॉल्व द असेंबली at any time that is even before the completion of 5 year to pave the way for fresh elections। तो ये चीज़ हमने जब गवर्नर के चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से अगर गवर्नर को लगेगा कि जो भी आपकी असेंबली है उसमें अगर मान लो अच्छा से मेजॉरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारे गवर्नर जो है उस असेंबली को 5 साल पूरा होने से पहले जो है डिसॉल्व कर सकते हैं और एक फ्रेश इलेक्शन की मांग कर सकते हैं, ठीक है। Further, the term of the assembly can be extended during the period of national emergency by a law of parliament for 1 year at a time for any length of a time, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नेशनल एमरजेंसी लग जाए। नेशनल एमरजेंसी क्या होती है, ये हमने एमरजेंसी वाला जो चैप्टर था वहाँ पे हमने कवर कर लिया था। तो नेशनल एमरजेंसी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगती है तो क्योंकि उस टाइम पे फ्रेश इलेक्शंस आप करवा नहीं सकते हो, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करके उस पर्टिकुलर असेंबली का जो टाइम है 1 साल एक्सटेंड कर देती हैं। अगर लगेगा कि नेशनल इमरजेंसी और फर्दर टाइम के लिए रहने वाली है तो फिर वो पर्टिकुलर फिर से एक लॉ लेके आके उसको 1 साल तक एक्सटेंड करते रहेंगे, यानी एक बार में वो 1 साल तक ही उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर अगर लगेगा सिचुएशन और ज़्यादा वर्स है तो पार्लियामेंट फिर से लॉ ला के फिर से उसे 1 साल तक एक्सटेंड करती रहेगी, ठीक है। तो ये सब जो एक्सटेंड करने का जो ये हमारा जो कह सकते हैं ये जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है, वो पर्टिकुलर लॉ लेके आके करता है। वो कभी कब किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी वाले जो सिचुएशंस होती है उस केस में देखने को मिलता है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका असेंबली वो डिसॉल्व हो जाएगा। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after assembly has ceased to be operate, यानी एक बार जो एमरजेंसी लगाई गई थी वो अगर मान लेते हैं ख़त्म हो चुकी है, वो एमरजेंसी हट चुकी है, यानी अब सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी हैं, तो जैसे ही एमरजेंसी हटी उसके 6 महीने तक ही वो बेसिकली ये जो बेसिकली जो एक्सटेंशन है काम करेगी। 6 महीने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं वो एक्सटेंशन जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। दिस मीन्स दैट द असेंबली शुड बी री इलेक्टेड विद इन 6 मंथ आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द असेंबली एमरजेंसी बेसिकली, ठीक है। यानी एमरजेंसी जैसे रिवोक की जाएगी तो उसके 6 महीने तक विद इन 6 मंथ हम कह सकते हैं जो असेंबली है उसको वापस से री इलेक्ट होकर आना पड़ेगा।
ठीक है, यानी जैसे जिस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मान लो आपका जो इमरजेंसी है वो रिवोक हो चुकी है, रिवोकेशन हो चुका है, तो उसके 6 महीने के अंदर, ठीक है, अगर मान लो 1 जनवरी 2024 को इमरजेंसी हटा दी गई है, तो उससे 6 महीने हम मान के चलते हैं, तो आपका जनवरी हो गया, आपका फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी जून तक का टाइम है कि इस 6 महीने के अंदर वापस से जो भी असेंबली थी उनको री इलेक्ट होकर इलेक्शन के थ्रू वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उस तरह से फिर देखने को मिलेगा कि किस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे किस तरीके से फिर वहाँ पे काम करेंगी। देन यहाँ पे हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ बात की जा रही है। तो लाइक राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, नहीं वो डिसॉल्व नहीं होता, दैट इज इट इज़ अ परमानेंट बॉडी होती है एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, बट 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सपायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर। सो अ मेंबर कंटिन्यू एज सच ऑफ 6 ईयर, मतलब एक तरह से देखें तो मेंबर्स जो होते हैं उनका जो कह सकते हैं टर्म 6 साल का होता है, बट हर 2 2 साल में आपको देखने को मिलेगा 1/3 मेंबर जो रिटायर हो जाते हैं। द वैकेंट सीट्स आर फिल्ड बाय फ्रेश इलेक्शंस, और जिन जिनका रिटायरमेंट के थ्रू जाते रहते हैं, जो वैकेंट सीट्स बचती हैं वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते हैं, या फिर मतलब ऑब्वियसली बात है अगर इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं तो इलेक्शन करवाए जाएंगे, अगर कुछ सीट जो है खाली हो रही है वहाँ पे नॉमिनेशन करवाए जाएंगे गवर्नर के द्वारा एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी 3rd ईयर, ठीक है, यानी जो भी आपका मान लो 6 साल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले देखने को मिलेगा अभी 2 ईयर्स में रिटायर हो रहे हैं, और जो भी 3rd ईयर होगा उसके बिगनिंग में आपको फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा। द रिटायरिंग मेंबर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं उनके पास ऑप्शन है कि फिर से इलेक्शन के थ्रू वो आ सकते हैं, फिर से री नॉमिनेशन इनका हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कितनी भी टाइम, मतलब कितनी भी टाइम तक वो पर्टिकुलर पर्सन जो है इलेक्शन के थ्रू वापस आ सकता है काउंसिल में। एंड सिमिलरली वो जो मेंबर है जो नॉमिनेट होके आया है वो भी फर्दर री नॉमिनेट होके आ सकता है। तो यहाँ पे कोई बंदिश नहीं लगा रखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी ऐसा कह सकते हैं कुछ क्राइटेरिया नहीं है जो इनको रोके कि भाई इनका री इलेक्शन नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखने को मिलेगा एट एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कितनी बार भी जो है वो पर्सन री इलेक्शन के थ्रू आ सकते हैं और री नॉमिनेशन के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो देखने को मिलेगा द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन फ्लोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला ऑब्वियसली आपको सिटीजन होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। सेकेंड he must make and subscribe to a oath or affirmation before the person authorized by election commission, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी ओथ वगैरह है आपको उसको लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं ओथ में किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ओथ के दौरान आपको बोलनी है। पहला, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि हमारा सुप्रीम है उसकी तरफ आपकी फेथ एलिजेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपहोल्ड करनी है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बना के रखनी है। He must not be less than 30 years of age in case of legislative council and not less than 25 year age in case of legislative assembly, यानी वो पर्टिकुलर मेंबर, वो पर्टिकुलर पर्सन जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने वाला है, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बनने वाला है, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पहले आपको लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। वही अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो आपको मैक्सिमम 30 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट लेस देन 30 ईयर आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, और नॉट लेस देन 25 ईयर्स आपका नहीं चलेगा, यानी 25 ईयर से ऊपर के जो एज के जो पर्सन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। 30 साल और 30 साल के जो ऊपर वाले के जो लोग हैं वो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, यानी ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है कि तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रखी थी, एंड उसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसके अलावा भी अगर कोई क्वालिफिकेशन होगी तो वो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट ने इसके तहत जो है एक एक्ट लेके आई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये तो क्वालिफिकेशन है ही है, बट इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन हम देखते बताया गया है कि अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर अ assembly constituency in the concerned state, and to be qualified for the governor's nomination he must be a resident in the concerned state, यानी जिस पर्टिकुलर स्टेट का मान लो इलेक्शन हो रहा है और उस पर्टिकुलर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर आपको उस पर्टिकुलर काउंसिल का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए वो जो पर्सन जो है
मान लो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी आपको देखने को मिलेगा, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई हुई है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो इलेक्टर होना चाहिए। पहली बात ये है, तभी वो इलेक्ट होकर जो है काउंसिल में आ सकता है। भले ही वहाँ पे जो इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट वो इलेक्टर होना चाहिए बेसिकली उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो नॉमिनेशन के थ्रू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिफाइड होना चाहिए गवर्नर्स की नॉमिनेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में रहा होना चाहिए, उन्हें रेजिडेंट होना चाहिए वहाँ का। यानी अगर मान लो यूपी का कोई पर्सन है जो यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहता है, तो वो यूपी का ही रहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मद्रास में रहता है, देन वो सोच रहा है कि मुझे जो है यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड यहाँ पे बताया गया, पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी इलेक्टर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ कंसर्न स्टेट, ठीक है। यानी सिमिलरली अगर मान लो एक पर्सन को इलेक्ट होना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है, तो वो उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई हुई है उसका इलेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इफ़ ही वांट टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम। However, a member of scheduled caste or scheduled tribe can also contest a seat not reserved from them। यानी कि जो आपकी शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब जो होती है, उनके पास ऑप्शन है कि वो जो रिजर्व सीट है उसमें भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल सीट्स होती हैं जहाँ पे उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, उन सीट्स में भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, ठीक है। यानी वो किस कारणवश हम मतलब किन किन कारणों से हम कह सकते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो पर्टिकुलर मेंबर जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है। पहला, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मिनिस्टर और इन अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। यानी अगर वो पर्टिकुलर मेंबर, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, अगर वो किसी ऐसे ऑफिस में मतलब पहले तो बात करते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस हैं, उस ऑफिस को वो होल्ड नहीं करेगा। होल्ड मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेन मकसद यही है कि उसको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो उसको फाइनेंशियल गेन हो रहा है किसी और चीज़ से जहाँ पे वो एंगेज है, चाहे वो यूनियन के अंदर आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, और वहाँ पे उससे कुछ फाइनेंशियल गेन हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑफिस से, तो उसको हम बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस केस में हम नहीं कंटिन्यू मतलब नहीं बेसिकली कहेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। पहला, कि इफ़ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ ऐसे पोजीशन हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेस हैं, अगर उन ऑफिसेस में अगर आप बैठ के काम करते हो तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे अगर आप वो पर्टिकुलर मेंबर जो मेंबर भी है लेजिस्लेटिव असेंबली के और साथ साथ उन ऑफिसेस में भी बैठ रहा है और वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल गेन उसे हो रहा है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं वो अनसाउंड माइंड का है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कोर्ट ने, जुडिशरी ने इसको डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में हम कह सकते हैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा जो टर्म है अनसाउंड माइंड बेसिकली यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी कॉग्निटिव, ठीक है, या फिर इमोशनल, ठीक है, फंक्शनिंग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो होती है, कैसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि वो पर्सन अगर अनसाउंड है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके पास जो कॉग्निटिव या इमोशनल फंक्शनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो रैशनल डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। और एक पर्सन जो इस पर्टिकुलर अथॉरिटी में बैठा है, उसके लिए उसका जो माइंड है कहीं ना कहीं वो इतना मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग इन द सेंस दैट कि वो जो कॉग्निटिव स्किल है वो कहीं ना कहीं उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो रैशनल डिसीजन ले सके। जो भी ऑफिसेज उसके पास दिए गए हैं वहाँ पे जो भी जजमेंट उसको लेनी है वो रैशनल तरीके से ले सकें, ठीक है। जो भी उसके अफेयर्स है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, चाहे हम लीगल बात करें या फिर पॉलिटिकल मैटर्स की बात करें, वहाँ वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो अच्छी तरीके से जो है कॉग्निटिव कह सकते हैं रीजनिंग के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर काम को अच्छे से कर सके। उस पर्टिकुलर केस में वो जो डिसीजंस ले रहा है, वो जजमेंट्स जो ले रहा है वो अच्छे तरीके से ले सके। उस पर्सन को कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि उसका जो माइंड है कहीं ना कहीं
कॉग्निटिव है, बट अनसाउंड माइंड का मेन मतलब आप यही समझ लो शॉर्ट में कि उसकी जो कॉग्निटिव या इमोशनल फंक्शनिंग जो होती है उतनी सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाता। और ये कहीं ना कहीं किसने प्रूव कर दिया, कोर्ट ने, जुडिशरी ने इस चीज़ को मान लिया है। अगर मान लो ऐसा कोई पर्सन फिर भी इलेक्ट होकर आता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। थर्ड बताया गया है कि इफ़ इज़ अनडिस्चार्ज तो इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको 2-3 वर्ड्स को पहले समझना होगा कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली वो कंडीशन होती है जहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी एंटिटी, इस कंडीशन पे होती है कि वो जो अपना डेट है यानी जो भी उसने उधार लिया है उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, और जो भी उसके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लगी है उस पर वो कहीं ना कहीं उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने उधार दे सके, या फिर अपनी जो भी कंपनी चला रहा है उसके पास इतना ज़्यादा डेट हो गया कि उस डेट को चुका नहीं पा रहा, तो हम उसको इंसॉल्वेंट करार कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं बेसिकली इंडल्ज हो गया है। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया। अभी अनडिस्चार्ज का मतलब क्या है। अभी दो चीज़ें होती है देखो इंसॉल्वेंसी में, एक होती है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और दूसरा होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। पहले हम बात करते हैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की। इसमें बोला जाता है इफ़ व्हेन समवन इज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, यानी कोई पर्सन है उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये बात डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मुझ पर इतना पैसा नहीं है, जो भी उधार मैंने लिया है मैं उसको चुका नहीं सकता, तो ये चीज़ उसने डिक्लेयर कर दी है। एंड अब जब उसने वो डिक्लेयर कर दी है तो उसके पास अब उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेसेस चलेंगे, यानी कहीं ना कहीं उसने बैंक्रप्सी जो है फाइल कर दी है। और आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, यानी जो भी बैंक्रप्सी का जो प्रोसेस है वो एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी यानी जो भी उसको क्रेडिटर्स को रीपे करना था वो कहीं ना कहीं उस ऑब्लिगेशंस को उसने मान लो फुलफिल कर दिया है, तब हम उस पर्सन को कहेंगे कि वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। कि भले ही वो इंसॉल्वेंट था बट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसने वो जो भी उसके पास उधार था उसने वो फिनिश कर दिया है। तो बीइंग अ डिस्चार्ज मीन्स देयर वाज नो लॉन्गर लीगल बाउंड बाय देयर प्रीवियस डेट, यानी जो भी उसका प्रीवियस डेट है उसका अब कोई भी उधार जो है बाकी नहीं रहा है, जो भी उधार था उसने वो पे कर दिया है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसी का अपोजिट आप मान के चल सकते हो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, यानी इस कंडीशन पे आप कह सकते हो व्हेन समवन हु इज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, बट ही हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड द बैंक्रप्सी प्रोसेस, जो भी बैंक्रप्सी प्रोसेस था उसने वो चीज़ कंप्लीट नहीं करिया है, और क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है साथ साथ जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो फुलफिल नहीं की है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दे आर स्टिल लीगली बाउंड है बाय देयर डेट एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी जो भी डेट है उसके पास, जो भी उधार उसके पास बचा हुआ है, जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसके पास, वो कहीं ना कहीं अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। दैट्स वाई हम इसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट भी है, कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो उस पर लगी हुई थी, जो भी डेट वगैरह था उसने अभी तक रीपे नहीं किया, अगर ऐसे पर्सन को आप अपॉइंट करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे बोला जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है डिस्क्वालीफाई कर देता है उसको पॉलिटिकल पोजीशन से, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे पर्सन को चूज़ करें जिसके पास कोई भी इस तरह का उसको डेट वगैरह में ना फंसा हुआ हो, उसका बैंक्रप्सी ना फाइल किया हो, उसने जो बैंक्रप्सी का प्रोसेस हो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं बचा ना हो, तो फाइनेंशियल स्टेटस जो है उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी उस पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठने के लिए आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने देखा आपको इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन की गई है। फोर्थ बेसिकली बात करते हैं इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट और इज़ अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस टू फॉरेन स्टेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहली क्वालिफ़िकेशन जो थी मेंबर बनने की वो यही थी कि आप देश का नागरिक होना चाहिए, यानी एट अ मोमेंट अगर जब मेंबर हो आप पर्टिकुलर असेंबली के और उस टाइम पर अगर देखने को ये मिले कि आपने वॉलेंट्री एक्वायर कर ली है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो खुद की जो इंडिया की जो सिटीजनशिप थी वो कहीं ना कहीं वो आप लूज़ कर जाओगे, और जैसे आप इंडियन सिटीजनशिप लूज़ कर जाओगे यानी आप उस अपने जो इंडिया है उसके नागरिक नहीं रहोगे, जैसे आप उसके नागरिक नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट इतनी चीज़ें तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई दी है कि भाई ये चीज़ कंडीशन होती है
चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड हो, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर वो इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो कहीं ना कहीं वॉलेंट्री मतलब बेसिकली छोड़ देता है, या फिर वॉलेंट्री किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। तो इन केसेस के में हमें देखने को मिलेगा उस पर्सन को, उस मेंबर को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से फिर स्टेट लेजिस्लेचर से जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा और जो कंडीशंस होंगी जो बनाई गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग भी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रही है पार्लियामेंट को कि वो पर्टिकुलर टाइम पे या फिर जो भी टाइम है वहाँ पे लॉ ला के कुछ अदर डिस्क्वालिफिकेशंस के जो भी लॉज वगैरह वो लेके आ सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 में आया था उसमें कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी सजेस्ट की थी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफिसर्स और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, यानी इलेक्शन के दौरान अगर मान लो उसने कुछ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस कर ली, मतलब गलत तरीके से वो उसने इलेक्शन जीत लिया, या फिर किसी को मतलब कुछ पैसा वैसा दे दिया, मतलब करप्शन वगैरह कर दी, तो इस तरह के जो गिल्टी जो भी इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी गिल्टीनेस है, जो भी इस तरीके का अगर मान लो पाया जाता है, तो उस केस में हम देखने को मिलेगा कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Next, he must not have been convicted for any offence resulting in imprisonment of 2 or more years, but the detention of person under a preventive detention law is not a disqualification। मान लेते हैं वो कोई पर्सन था, उसको कन्विक्ट माना गया है, कोई भी ऑफेंस हो, ठीक है, उस ऑफेंस के तहत उसको मान लो 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो रही है, तो उस टाइम पे उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ चार्जेस आप पे लगा दिए गए हैं और उस चार्जेस के दौरान आपको 2 या 2 से ज़्यादा साल की अब सज़ा भी हो रही है, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा वो पर्टिकुलर मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेचर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अगर मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही है कि उसने अभी तक वो गुनाह या वो क्राइम जो है किया नहीं है, बट क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं इंडिकेशन होती है कि फ्यूचर में इस तरह का वो क्राइम होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए पहले ही उसको प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आप उसको पहले डिटेन कर लेते हो। तो इस केस में आप देखने को ये मिलेगा क्राइम हुआ नहीं है, तो क्योंकि क्राइम नहीं हुआ है तो उस केस में हम उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू डिटेन होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ही मस्ट नॉट हैव बीन फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन अ टाइम, यानी जो भी टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जो भी आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह थे कि भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपकी इतनी ज़मीनें हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है फाइल करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमिश्नर के सामने कि भाई ये चीज़ें हैं, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आपके पास ये चीज़ें इतनी हैं, ताकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर को पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सो दैट उसके थ्रू वो अंदाज़ा लगा सकता है कि किस तरह से अगर आप पर्टिकुलर मेंबर जब बन रहे हो ऐसे मतलब लेजिस्लेचर के, तो उसके पास उस दौरान अगर आपके प्रॉपर्टी में कुछ भी एड ऑन होता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पता करने की कोशिश की जाती है कहीं वो करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू तो नहीं आया, कोई ज़मीन जो इनके पास अभी है वो गलत तरीके से किसी ने इनको दे तो नहीं दी है। तो वो सब चीज़ें हेल्प करने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग विद इन टाइम के अकॉर्डिंग टाइम के अंदर आप जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से अकाउंट करना है। नेक्स्ट बोला गया है कि ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें उस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मान लो वो किसी पर्टिकुलर देखने को मिलेगा एमएलए है वो, और वहीं एमएलए होने के साथ साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान लो गवर्नमेंट का निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने जो है परिवार के किसी जनों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद कर रहा है, या फिर किसी सर्विसेज में अपना ही जो है फ़ायदा देख रहा है, तो उस केस में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और नॉर होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन विच गवर्नमेंट हैज़ एट लीस्ट 25% ऑफ शेयर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये देख लिया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑफिस में अगर वो है और वहाँ से उससे कुछ फाइनेंशियल गेन हो रहा है, बट यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई कॉरपोरेशन जहाँ पे गवर्नमेंट की एटलीस्ट 25% शेयर हो। मान लो देखने को मिलता है कि अगर मान लो कोई कॉरपोरेट है उसमें 100% शेयर होते हैं, तो 100 में से अगर मान लो 25% शेयर उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं आधा गवर्नमेंट के अंडर में है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है तो उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन में वो पर्टिकुलर मेंबर जो है ना ही डायरेक्टर की पोस्ट में होना चाहिए, ना ही वो मैनेजिंग एजेंट के बेसिकली पोजीशन पे होना चाहिए, और ना ही वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कोई तरह का फाइनेंशियल गेन उसको नहीं मिलेगा, ना ही एज अ डायरेक्टर की,
तौर पे, ना ही मैनेजिंग एजेंट के तौर पे। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो अगेन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। यानी अगर मान लो कभी वो गवर्नमेंट सर्विस के दौरान, मतलब मान लो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, उस दौरान अगर मान लो पाया जाता है कि उसने कुछ करप्शन किया है, स्टेट के साथ कोई भी डिसलॉयल्टी शो करी है, तो ऐसे टाइम पे उसे उस पर्टिकुलर जॉब से डिसमिस किया जा रहा है, तो उस केस में भी अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो भी उसको ऐसा मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। यानी कोई ब्राइबरी का, अगर मान लो उसने ऐसा कोई अपराध किया जहाँ पे वो ब्राइबरी ले रहा है किसी से, या फिर दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो है कहीं ना कहीं एनिमिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके बीच में दंगे फसाद करवा रहा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर मान सकते हैं जो रिलीजन फाइट्स वगैरह है उसको करवाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से प्रोवोकिंग भाषण वो दे रहा है जिसकी वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में जो एनिमिटी फैला रहे हैं, तो इस तरह का कुछ भी पाया जाता है, ऐसा कन्विक्ट होता है, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिसेस सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड द सती। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी सोशल क्राइम जहाँ पे वो अनटचेबिलिटी फैला रहा है, डाउरी मांगने की कोशिश कर रहा है, फिर सती हो रही है, तो ऐसे किसी प्रैक्टिसेस में वो इंडल्ज नहीं होना चाहिए। तो ये सारे हमने केसेस देख लिए जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इन सब केसेस के दौरान उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट और एनी अबव डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो द गवर्नर डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। मतलब कोई भी मेंबर जिसका मान लो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है फॉर वट एवर रीज़न, जो भी रीजन्स ऊपर बताए गए उस रीजन्स के तहत अगर मान लो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो उस समय जो गवर्नर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी उस समय हम देखने को मिलेगा कि गवर्नर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से जो है ओपिनियन लेगा कि आपको क्या लगता है इस पर्सन को इसके तहत जो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन फिर इंक्वायरी वगैरह करेगा, उसके थ्रू से पता चलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन की से ओपिनियन लेना है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है काम करना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन दैट अ पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो असेंबली का हो या फिर स्टेट काउंसिल का है, इफ़ इज सो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। यानी अगर डिफेक्शन के तहत अगर मान लो उस पर्टिकुलर मेंबर को, चाहे वो आपका असेंबली का मेंबर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो या फिर काउंसिल का मेंबर हो, अगर वो बेसिकली डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल के अंदर बेसिकली इसको मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे बताया गया है कि द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। अब देखो 10th शेड्यूल वाला डिस्क्वालिफिकेशन का अगर मान लो क्वेश्चन उठता है तो उस केस में आपके गवर्नर नहीं डिसाइड करेंगे, यहाँ पे उस केस में चेयरमैन डिसाइड कर रहे हैं। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो स्पीकर, ठीक है, बेसिकली हाँ सॉरी चेयरमैन डिसाइड कर रहे हैं इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि देखो काउंसिल में चेयरमैन होते हैं आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि जो काउंसिल के अंदर कोई मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यानी 10th शेड्यूल के अंदर, और सिमिलरली अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहाँ पे स्पीकर डिसाइड करेंगे एंड नॉट बाय द गवर्नर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था कियोतो होलन 1992 के केस में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द डिसीजन ऑफ चेयरमैन द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल व्यू। कि यानी जो भी डिसीजन लिया जा रहा है चेयरमैन के द्वारा, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में चेयरमैन अगर डिसीजन ले रहे हैं, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर चेयरमैन के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर ये डिसीजन ले रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने का अंडर दी 10th शेड्यूल, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। यानी कोर्ट कहीं ना कहीं उस चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करेगा कि क्या सच में वो पर्सन डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है अंडर 10th शेड्यूल और नॉट। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा होगा कि मतलब क्या डिफेक्शन में होता क्या है बेसिकली, तो ऑलरेडी जिन लोगों ने पार्लियामेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली थी, बट एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है डिफेक्शन का देखने को मिलेगा डिस्क्वालिफिकेशन का, पहला यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि इफ़ इलेक्टेड मेंबर यानी जो भी इलेक्टेड मेंबर है, चाहे वो असेंबली का हो, इलेक्ट होकर आया हो बाय डायरेक्ट इलेक्शन,
या फिर अगर काउंसिल में आया हो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, तो अगर वो पर्टिकुलर इलेक्टेड मेंबर अगर वॉलंटरी गिव अप कर देता है अपना मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की, तो उस केस में हम उसको मानेंगे कि वो अंडर द डिफेक्शन उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, क्योंकि देखो जिस पार्टी से वो जीत के आया उसी पार्टी की अगर मेंबरशिप वो मतलब कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है उस केस में। ठीक है, सेकंड केस की हम बात करते हैं कि इफ़ एनी मेंबर जो असेंबली की बात करें या फिर काउंसिल की बात करें, अगर वो एब्सट्रेन कर देता है वोटिंग करने से, ठीक है, इन पर्टिकुलर हाउस में जिस पर्टिकुलर हाउस का मेंबर है वो कहीं ना कहीं वोट करता है या फिर एब्सट्रेन कर देता है फ्रॉम वोटिंग करने से, या फिर जो वोट वो डाल रहा है वो अगेंस्ट डाल रहा है पार्टी के डिसीजन से, यानी पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस पर्टिकुलर असेंबली की या फिर काउंसिल की, वो जिस डायरेक्शन में वोट डालने को बोल रही है उस डायरेक्शन में डालने से उसके अगेंस्ट डाल रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट में डाल रहा है या फिर अब्सटेन कर रहा है, वोटिंग करने से मना कर रहा है, तो भी हम इसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा उसको। ठीक है, थर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर था उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो उस केस से हम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फोर्थ केस है इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है एनी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना होता है। 6 महीने के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि इस कंडीशंस में अगर मान लो कोई भी मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो चेयरमैन और स्पीकर के पास पावर है इसको डिसाइड करने की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओथ और अफर्मेशन। तो यहाँ बताया गया है कि एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन, यानी हाउस में बैठने से पहले उन्हें ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ेगी बिफोर द गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे बेसिकली जो ओथ ली जाएगी बिफोर द गवर्नर के सामने ली जाएगी या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, यानी गवर्नर अगर अवेलेबल है तो गवर्नर के सामने वो पर्टिकुलर मेंबर जो है ओथ लेंगे, या फिर गवर्नर अगर एब्सेंट है उस टाइम पे तो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर देंगे और उस पर्सन के सामने जो है इन मेंबर्स को ओथ लेनी पड़ेगी, यानी बिना ओथ लिए वो बेसिकली हाउस की सीट में बैठ नहीं सकते हैं। इन दिस ओथ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर स्वेयर्स किस तरीके से करेंगे, पहला वही टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नेक्स्ट टू अपहोल्ड करना सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, थर्ड फेथफुली डिस्चार्ज करना ड्यूटीज़ जो है ऑफ पर्टिकुलर ऑफिस की। देन बोला गया है कि अनलेस अ मेंबर टेक्स द ओथ ही कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस, यानी बिना ओथ लिए अगर मान लो वो हाउस में आता है तो वो बेसिकली वोटिंग भी नहीं कर सकता और ना ही पार्टिसिपेट कर सकता है जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उस पर्टिकुलर हाउस की, एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जिस तरह से पार्लियामेंट में हमें देखने को मिला था कि उनकी पार्लियामेंट में जो भी एमपीज़ वगैरह होते हैं कुछ इम्यूनिटीज़ वगैरह मिलती है उन्हें कि उनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग उन पर चला नहीं सकती, और जो सिविल प्रोसीडिंग अगर वो चलाने भी है तो कुछ पर्टिकुलर आई थिंक 40 दिन का कुछ नोटिस होता है, हाँ 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही आप जो है सिविल प्रोसीडिंग उन पे चला सकते हो। तो जब तक वो मिनिस्टर है तब तक आप उन पे अगर मतलब कोर्ट को कुछ भी अगर मान लो पूछना है तो पहले बेसिकली उनका जो भी हाउस चल रहा है उस दौरान आप उन पे कुछ भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते, कुछ भी कोर्ट में पेश करने के लिए भी मतलब करने के लिए आप नहीं बोल सकते। तो इस तरह की कुछ कुछ इम्यूनिटीज़ हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो वो इम्यूनिटीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो तब तक उन्हें नहीं मिल सकती जब तक वो ओथ वगैरह नहीं ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा पर्सन इज लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट एज अ मेंबर इन अ हाउस। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई भी पर्सन है अगर वो एज अ बिना मतलब ओथ लिए अगर इस तरह से बैठने की कोशिश करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वोटिंग करने की कोशिश करता है तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। पहला बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द ओथ, अच्छा बेसिकली हम बताया गया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब ओथ नहीं लिया, मतलब अगर मान लो कोई भी एक ऐसा पर्सन उसको पेनल्टी पे करना होगा 500 का फॉर ईच डे इफ़ ही सिट और वोट एज अ मेंबर ऑफ अ हाउस, एक मेंबर की तरह पे मतलब किस तरह से बैठेगा वहाँ पे वोट करने की कोशिश करेगा तो उसको हर दिन का 500 रुपये देना पड़ेगा। कब, किस कंडीशन में, पहला बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, या फिर व्हेन ही नोज दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड एंड और दैट ही इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर इट्स मेंबरशिप, यानी कहीं ना कहीं वो पर्सन जानता है कि वो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड नहीं था इस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए या फिर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया एज अ मेंबरशिप से, फिर भी वो पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं वोट दे रहा है, तो उस केस में जब भी वो जितनी भी टाइम वो बैठेगा वोट डालने की कोशिश करेगा तो हर दिन का 500 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा।
थर्ड कंडीशन है कि व्हेन ही नोज दैट ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस, यानी सिंपली उसे प्रोहिबिट ही कर दिया गया उस मेंबर को, ना ही आप बैठ सकते हो ना ही आप वोटिंग डाल सकते हो, बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ मेड बाय अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट के किसी लॉ, यानी पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ बनाया है, उस लॉ के तहत कहीं ना कहीं उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, उस लॉ के तहत उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आप पर्टिकुलरली उस हाउस में ना ही बैठ सकते हो ना ही वोटिंग कर सकते हो, फिर भी वो पर्टिकुलर मेंबर आपको देखने को मिलेगा बैठ रहा है, वोटिंग कर रहा है, तो उस केस में आपको 500 रुपये, उस पर्टिकुलर पर्सन को 500 रुपये एज अ फाइन देने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरी एंड अलाउंसेज एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिटरमाइंड अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो भी अलाउंसेज या सैलरी वगैरह होगी कौन डिटरमाइन करेगा, उन पर्टिकुलर एमएलएस की स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेकेशन ऑफ सीट्स। इन द फ्लोइंग केसेस आपको देखने को मिलेगा मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर वैकेंट हो सकते हैं। पहला डबल मेंबरशिप, यानी अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस का, यानी बोथ हाउसेस जो है स्टेट लेजिस्लेचर के एट अ टाइम एट द सेम टाइम वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस, मान लो अगर वो असेंबली का भी मेंबर बन जाता है और काउंसिल का भी मेंबर बन जाता है, तो हिज सीट इन वन ऑफ द हाउस फॉल्स वैकेंट, यानी एक जगह उसकी सीट जो वैकेंट हो जाएंगी एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया होगा उसके तहत आपको देखने को मिलेगा कोई एक हाउस की उसकी सीट जो है खाली रह जाएगी और दूसरे हाउस में वो कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, कि इफ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, यानी जो भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे अभी, उन सब्जेक्ट्स के थ्रू अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है किसी पर्टिकुलर मेंबर का, तो जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो उसकी एक पर्टिकुलर सीट जो है वैकेंट हो जाएगी, और जो भी सीट वैकेंट होगी वहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फिर फर्दर दूसरे मेंबर को इलेक्ट करके लेके आते हैं। नेक्स्ट रेजिग्नेशन की बात की जाती है, मतलब ये हम वो कंडीशन पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर पर्टिकुलर मेंबर का अगर डबल मेंबरशिप ले रखी है तो किसी एक हाउस में उसकी सीट वैकेंट होगी, अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो सीट वैकेंट होगी, अगर वो रेजिग्नेशन देखी जा रहा है तो सीट वैकेंट होगी। तो यानी किन किन कंडीशन में उस पर्टिकुलर सीट को वो पर्टिकुलर सीट वैकेंट हो सकती है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन की बात करें, मेंबर में रिज़ाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी वो पर्टिकुलर मेंबर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देगा, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा। द सीट फॉल वैकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, यानी जैसे ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस एक्सेप्टेंस के बाद कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगा कि उनकी सीट वैकेंट हो जाएंगी। However, the chairman and the speaker need not accept the resignation if he is satisfied that it is not voluntary or a genuine. यानी कि अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली केस में अगर स्पीकर को लगता है कि भाई वो जो पर्सन जो मुझे रेजिग्नेशन दे रहा है वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में दे रहा है, वॉलंटरी नहीं दे रहा है, जेन्युइन नहीं है, तो उस केस में वो चाहे तो उसको उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर सकता है। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल केस में चेयरमैन जो है एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है अगर उन्हें लगे कि वो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो है रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है या फिर जेन्युइन नहीं है कहीं ना कहीं उसका रेजिग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट एब्सेंस की बात की जा रही है। हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर द ऑल द मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट इट्स परमिशन, यानी हाउस में जो आपको देखने को मिलेगा जो हाउस के जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी परमिशन के बिना अगर कोई भी मेंबर सारी की सारी मीटिंग्स को जो है बेसिकली उसमें एब्सेंट देखने को मिलता है, कम से कम जो 60 डेज़ है या 60 डेज अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 2 महीने तक एब्सेंट रहता है बिना बताए, यानी बिना परमिशन के एब्सेंट हो रहा है, तो उस केस में भी उसकी पर्टिकुलर सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है अदर केसेस अ मेंबर हैज़ टू वैकेंट हिज सीट इन द आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, और कौन कौन से तरीके हैं। पहला, इफ़ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, यानी जो भी आपकी जुडिशरी है उसके थ्रू अगर मान लो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो इलेक्शन अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वॉइड है, यानी गलत तरीके से कहीं ना कहीं उसने इलेक्शन जीता है, तो उस केस में उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, यानी हाउस जो भी पर्टिकुलर हाउस है चाहे असेंबली हो या काउंसिल हो उसने उस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया है, तो भी वैकेंसी क्रिएट होगी। नेक्स्ट, इफ इज़ इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर मेंबर अगर मान लो उसने प्रेसिडेंट के का इलेक्शन भी उसने मतलब उसमें पार्टिसिपेट मतलब बेसिकली उसमें इलेक्शन में अगर मान लो खड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए खड़ा हुआ है, तो उस केस में अगर मान लो उसको वो पर्टिकुलर ऑफिस मिल जाता है, यानी प्रेसिडेंट बन जाता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस मिल जाता है, तो उस केस में इसका जो भी ये जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है, इफ इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, या फिर इसे गवर्नर बना देते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो उस केस में भी देखने को मिलेगा कि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी कंडीशंस पढ़ ली कि कौन कौन सी कंडीशन के तहत जो वैकेंसी क्रिएट होती है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फर्दर जो टॉपिक्स बचे हुए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज का डिस्कशन थोड़ा सा अच्छे से पसंद आया हो। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूँगी। एंड आपको बस सिंपली क्या करना है, अपनी हर एक इन चीज़ों को बस रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।